बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट 2 में एसी सर्किट्स में लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर हम तीनों कंपोनेंट्स यानी रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है और कैपेसिटर है, वो अगर हम एसी सोर्स के साथ या एसी सर्किट्स में कनेक्ट कर लें तो उसका बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो हमने रेजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को एसी सोर्स के साथ जो है ना सीरीज़ में कनेक्ट कर लिए। अब अगर हम इसका ये सर्किट डायग्राम हो गया, फेज़ डायग्राम अगर हम इसका ड्रा करें तो क्रॉस रेजिस्टर अगर हम बात करें तो वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते, तो दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में ड्रा कर लिया। जबकि इन केस ऑफ इंडक्टर जो है ना वोल्टेज जो है ना वो लीड कर रहा होता है करंट से, तो हमने जो है ना वोल्टेज के लिए जो है ना जो फेज़र है वो यहाँ ड्रा कर लिया एक क्रॉस इंडक्टर। और अगर जो फेज़र हम ड्रा करेंगे कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए, तो वो लैग कर रहा होगा, क्योंकि कैपेसिटर में जो है ना वोल्टेज लैग कर रहा होता है, करंट लीड कर रहा होता है। अब ज़ाहिरी बात है एक सर्किट में या तो वोल्टेज लीड कर रहा होगा या फिर लैग कर रहा होगा, क्योंकि दोनों केसेस जो है ना पॉसिबल नहीं है। यहाँ फिगर भी हमें यही कह रही है कि एक वेक्टर जो है ना ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, और एक वेक्टर डाउनवर्ड है, तो दोनों का रिजल्टेंट या तो फिर हमें अपवर्ड मिलेगा या डाउनवर्ड मिलेगा। इट मीन या तो हमें जो है ना ये कैपेसिटिव बिहेवियर देगा और या फिर जो है ना इंडक्टिव बिहेवियर ये सर्किट देगा। अब वो डिपेंड करता है कि जो है ना हमारे पास जो है ना या तो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है कि ये कैपेसिटिव बिहेवियर देगा या इंडक्टिव बिहेवियर देगा। तो हम जो है अगर ये तीनों दो केसेस डिस्कस कर लें, और ऐसा केस भी हो सकता है कि दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना हमारे पास जो है ना वोल्टेज जो है ना दोनों में ड्रॉप वोल्टेज उनके क्रॉस वोल्टेज इक्वल हो गया और जो है ना हमें सिर्फ रेजिस्टिव बिहेवियर मिल गया। तो तीनों केसेस जो है ना हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 में अगर हम देखें कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कम ड्रॉप हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है हमें जो है ना ये इंडक्टिव बिहेवियर मिलेगा, या VL की डायरेक्शन में हमें बिहेवियर मिलेगा, या नेट जो हमारे पास वेक्टर है वो VL की डायरेक्शन में होगा। दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं वो किस में केस में होगा, जब हमारे पास जो है ना सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फिर हम इंडक्टर के अक्रॉस जो है जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा। वो क्यों हम कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि VL किसके इक्वल है, I × psi L के इक्वल है, और psi L 2πfL के बराबर है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है VL ज़्यादा है, और VC अगर है वो I × psi C के बराबर है, और psi C जो है 2πfC के बराबर है, 1 और 2πfC के बराबर है। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर हायर फ्रिक्वेंसी पर हम देख रहे हैं तो फिर जो है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो कम ड्रॉप होगा। तो इट मीन इस केस में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि VL जो है ना वो ज़्यादा होगा और VC कम होगा। तो अगर हम फेज़र डायग्राम ड्रा करेंगे तो VL ज़्यादा है, VC कम है, और नेट जो है ना यही जो है ना अगर हम फेज़र डायग्राम को देखें तो हम जो है ना ये इफेक्ट मिलेगा, यानी VL से VC माइनस कर लें तो हमें जो है ना ये वेक्टर मिलेगा। तो इन दोनों का अगर हम नेट वोल्टेज फाइंड करें तो वोल्टेज जो है ना हम वेक्टर एडिशन से जो है ना वोल्टेज जो है ना फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज जो है ना वो सर्किट V = VR², जबकि हमारे पास ये वाला वेक्टर जो है ना VL - VC, या फिर हम कह सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो हमारा होल अंडर रूट वो किसके बराबर है, V के बराबर है। इसी तरह हम जो है ना सब में से I कॉमन कर लें तो रेजिस्टर और यहाँ जो है हमारे पास psi मीन रिएक्टेंस रह गई, और I को इस साइड पे लाए V/I ओहम लॉ से हम कह सकते हैं ये सर्किट की रेजिस्टेंस जो है तो हम इसको इम्पीडेंस कहते हैं, और ये हमारे पास रिएक्टेंस है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हम कह सकते हैं ये सर्किट की रिएक्टेंस है और ये जो है रेजिस्टेंस है, और इसको हम इम्पीडेंस भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि ये इंडक्टिव बिहेवियर है, और हमें फिगर भी है ना, फिगर से भी जो है ना यहाँ जो है ना फिगर से भी क्लियर है कि हाँ इंडक्टिव बिहेवियर है। क्यों इंडक्टिव बिहेवियर है, क्योंकि वोल्टेज जो है ना वो लीड कर रहे हैं और करंट जो है ना वो लैग कर रहे हैं। तो कितना लीड और लैग कर रहा है, फेज डिफरेंस कितना है, वो हमने कहा लेट्स सपोज 5 है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये सर्किट जो है ना इंडक्टिव सर्किट बन गया। और हम टेंजेंट लेट्स सपोज ये फेज डिफरेंस फाइंड करना चाहे तो जो है ना प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने कहा था उसी फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इस फिगर में टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर है, VL - VC / V के इक्वल है। V = IR के फार्मूले से हम लिख सकते हैं I और I कैंसल, और हमारे पास जो फाई या फेज डिफरेंस है वो टेंजेंट इनवर्स psi L - psi C / R के इक्वल है। पावर कंजम्पशन चूँकि
दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस है, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, फेज़ डिफरेंस हो तो फिर जो है ना हमारे पास पावर कंजम्पशन जो है ना वी आई इंटू कास थीटा या कास फाई के बराबर है। ये तो वो केस हो गया जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी हाई है। तो फ्रिक्वेंसी हाई है तो वोल्टेज जो है ना एक जो ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो ज़्यादा होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ना वो वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। फिर हमें ये सर्किट जो है ना इंडक्टिव जो है ना सर्किट के तौर पे हमारे पास काम करेगा। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस है कि फ्रिक्वेंसी जो है ना वो हमारे पास कम है, फ्रिक्वेंसी कम है, तो फिर हम जो है ना इसी फार्मूले से फ्रिक्वेंसी कम है तो यहाँ वी एल कम होगा, यहाँ फ्रिक्वेंसी कम है तो डिनोमिनेटर में फ्रिक्वेंसी कम हो गई तो हमारे पास वी सी ज़्यादा आएगा। तो वी सी जो है ना वो ग्रेटर होगा वी एल से। इट मीन कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ना वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, इंडक्टर के अक्रॉस कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि फिगर कुछ ऐसे हमारे पास या फेज़र डायग्राम कुछ ऐसे होगा, वी सी ज़्यादा है, वी एल कम है। नेट हमारे पास जो फेज़र डायग्राम है वो कुछ इस तरह होगा और हमें जो है ना वी सी माइनस वी एल ये दोनों का नेट वेक्टर ये मिलेगा। और इसको अगर हम जो है ना दोनों वोल्टेज इसको हम ऐड करना चाहें तो चूँकि हम कहते हैं वोल्टेज एसी सोर्स में जो है ना इसको हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, तो दोनों को हेड टू टेल रूल से हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास ये नेट वी वोल्टेज आ गया। अब हम कह सकते हैं वी वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वहाँ के इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव जो है ना हमारे पास बिहेवियर था तो वी एल माइनस वी सी लिखा था और यहाँ जो हमारे पास वी सी माइनस वी एल इट मीन यहाँ कैपेसिटिव बिहेवियर हमें मिल रहा है। तो इसको साई आई जो है ना वंस अगेन हम जो है ना कॉमन करके इस साइड पे ले आए, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। और यहाँ भी हम कह सकते हैं ये आर स्क्वायर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट और साई सी माइनस सी एल ये टोटल रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट है। तो हमारे पास यहाँ भी हमने देखा कि जो है ना हाँ दोनों में फेज़ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फेज़ डिफरेंस भी है, चूँकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैपेसिटिव बिहेवियर होगा तो कैपेसिटिव बिहेवियर में करंट लीड कर रहा होता है, वोल्टेज जो है ना हमारे पास लैग कर रहा होता है। तो यहाँ भी जो है ना वो फाई जो है ना फेज़ डिफरेंस है, मगर चूँकि करंट लीड कर रहा है इसलिए हम कहते हैं ये कैपेसिटिव बिहेवियर हमें मिलेगा क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। इस सेकेंड केस में या जो है ना कैपेसिटिव केस में अगर हम जो है फेज़ या फेज़ डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, जो है ना पहले जो हमने डिस्कस किया वही जो है ना हम उसी जो है ना फेज़ डायग्राम से जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेंजेंट फाई जो है ना वो किसके बराबर है, वी सी माइनस वी एल ये परपेंडिकुलर है और वी आर जो है ना वो बेस है। परपेंडिकुलर बटा जो है ना बेस हमारे पास किसके बराबर है, ये टेंजेंट फाई। और फाई जो है ना हमारे पास वंस अगेन वहाँ साई एल माइनस सी था और यहाँ चूँकि हम कहते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट है या वोल्टेज जो है ना वो ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है क्रॉस कैपेसिटर तो वाई सी माइनस साई सी माइनस साई एल लिख सकते हैं। और ये ना फेज़ डिफरेंस जो करंट और वोल्टेज के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। वंस अगेन अगर पावर कंजम्पशन की अगर हम इस सेकंड केस में बात करें वो भी वही होगा क्योंकि फेज़ डिफरेंस जो है ना के कास फाई पे डिपेंड करता है, फिर हमारे पास पावर फैक्टर ये है। थर्ड केस हमारे पास एक ऐसा है अगर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास जिसमें हमारे पास जो है जो वी एल और वी सी इक्वल हो जाए तो उस केस में हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है और वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। हम देख जैसे फेज़र डायग्राम से अगर वी एल और वी सी इक्वल हो गए तो हमारे पास सिर्फ वी आर जो है ना यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है ना ड्रॉप होगा और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना जो वोल्टेज है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, वी एल और वी सी इक्वल है बराबर है, ये टर्म जो है ना कैंसिल हो गई और हमारे पास वी आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और वोल्टेज जो है ना वो अक्रॉस सिर्फ रेजिस्टर जो है ना होगा और वही जो है ना अक्रॉस रेजिस्टर ड्रॉप होगा और जो किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। और हमें मालूम है कि अब जो है ना ये हमारा जो सर्किट है वो ऐसे रेजिस्टिव सर्किट जो है ना बिहेव करेगा, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लिया और हम यहाँ कहेंगे कि वोल्टेज और करंट जो है ना दोनों इन फेज़ हैं और इन फेज़ हैं तो फिर हम जो है ना कास फाई या फाई जो है ना फेज़ डिफरेंस नहीं है तो हमने जो है ना क्या जो है फाई की जगह ज़ीरो पुट कर लिया और हमारे पास जो पावर जो है ज़ाहिरी बात है रजिस्टर में हमारे पास जो है ना पावर यूटिलाइज होता है या पावर डिसिपेशन होती है वो किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। ये हम जो बात कर रहे हैं कि कैपेसिटिव और जो है ना इंडक्टिव बिहेवियर जो है ना बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट इन जिस वक्त जो है हमारे पास इंडक्टर मैग्नेटाइज हो रहा होता है उस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी इंडक्टर को मैग्नेटाइज होने के लिए करंट चाहिए
और कैपेसिटर जो है ना डिस्चार्ज हो रहा है, करंट वापस दे रहा होता है। तो हम जो है ना इसका बिहेवियर चूँकि एक दूसरे के बिल्कुल उलट है, और जिस वक्त का कैपेसिटर को चार्ज हो रहा होता है उस वक्त जो है ना हमारे पास इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हो रहा होता है। तो हम जो है ना डिफरेंट एक ही जेनेसी सर्किट को जो है ना एज ए इंडक्टिव सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कैपेसिटिव सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, और एज ए रेजिस्टिव सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फ्रिक्वेंसी जो है ना इनकमिंग जो हमारे सोर्स की फ्रिक्वेंसी है वो कम ज़्यादा करने से हम एक ही सर्किट को जो है ना 3 डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाहें कि कौन सी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, यानी हायर फ्रिक्वेंसी पर तो ये एज ए इंडक्टिव सर्किट काम करेगा, और लोअर फ्रिक्वेंसी पर एज ए कैपेसिटिव जो है ना सर्किट काम करेगा, और वो कौन सी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जिसमें हमारे पास ये जो है ना जो सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सेम हो जाता है। तो हम बेसिक फार्मूला V = IR से लिख सकते हैं, आई कैंसल, और साई L को 2πf × L लिख सकते हैं, और साई C को 1/2πfc लिख सकते हैं। f को इधर ले तो f² हो जाएगा, 2π को इधर ले जाए तो 2π² हो जाएगा। हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, फ्रिक्वेंसी स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ जो है ना स्क्वायर कैंसल, और यहाँ LC के ऊपर स्क्वायर रूट। चूँकि इसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं तो सबस्क्रिप्ट में R भी लिख सकते हैं। तो हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमारे पास इसके इक्वल है। हर सर्किट की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है ना एक फ़िक्स फ्रिक्वेंसी होती है, जिस पे जो है ना हम कह सकते हैं कि ये सर्किट एज ए रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा। रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करने का मतलब ये है कि उसमें कैपेसिटर के रिएक्टेंस और इंडक्टर के रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर लेती है। इट मीन इस पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। जब हमारे पास VL और VC एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो सिर्फ जो है ना रेजिस्टर की रेजिस्टेंस रह जाएगी, और हमारे पास टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट जो है वो सिर्फ जो है ना किसके इक्वल होगी, वो R² के होगी, बराबर होगी, या R के इक्वल होगी। और हम कहेंगे कि उस वक्त जो है ना पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कम होगी। ज़ाहिरी बात है जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो फिर भी करंट कम होगा। क्यों? हमें जो है ना वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी साथ ऐड हो जाती है, और हायर फ्रिक्वेंसी पे जो है ना इंडक्टर की जो है ना रिएक्टेंस जो है ना इंक्लूड हो जाती है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जिस पे सिर्फ जो है ना हमें रेजिस्टेंस की जो है ना जो यानी रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वही जो है ना टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट या टोटल जो है ना रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होती है। और इसमें हम कह सकते हैं अगर लार्ज रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है वो करंट कर्व जो है ना हमारे पास जो है ना वो कम आएगी, और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस स्मॉल है तो उस वक्त जो है ना करंट ज़्यादा होगा। तो 2 डिफरेंट रेजिस्टर्स के लिए हम रेजोनेंस कर्व ड्रा करना चाहें तो कुछ ऐसे होगा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे दोनों जो है ना वो मैक्सिमम हमें मिलेंगे।